आदत आदत जो होती है वो हम सभी में होती है। अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं। कई लोगों के अंदर अच्छी आदतें बहुत ज्यादा होती हैं, कई लोगों के अंदर बुरी आदतें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके चलते हम एक टैग दे देते हैं, उन लोगों को बोल देते हैं कि भाई ये इंसान अच्छा है या ये इंसान बुरा है। और आदत एक ऐसी चीज है जिसके चलते आप लोगों ने बचपन से ही क्रिटिसिज्म को झेला होगा। मतलब बुरी आदतों को हमेशा यहाँ पे पॉइंट आउट किया जाता है। घर वाले बोलते हैं अपनी इस आदत को सुधारो, देर से उठने की आदत को सुधारो, हर किसी से यहाँ पर बात करने की आदत को सुधारो। बहुत सारी यहाँ पे आदतें होती हैं जिसके लिए हमें यहाँ पे पिन पॉइंट किया जाता है। आदतें इंसान को बना भी देती हैं और उसको बिगाड़ भी देती हैं। अगर किसी इंसान के अंदर जुए की आदत है और हर जगह पे पैसा खर्च करने की आदत है तो वो आदमी जो है वो ज्यादा वक्त तक खुश नहीं रह सकता। वहीं एक इंसान जो मेहनती है, मेहनत उसका जो है एक प्लस पॉइंट है, वो उसको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। वही आदत उसको कुछ बना भी सकती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही आदत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी आदत जिसके चलते स्वाति की जिंदगी पूरी तरह से यहां पे नरक हो गई। वो एक ऐसे जंजाल में फंस गई, एक ऐसी खाई में गिरती चली गई जिसका शायद यहां पे कोई अंत नहीं था। अगर सही टाइम पर वो उस चीज को समझती नहीं और अपने ऊपर हिम्मत नहीं रखती तो शायद उनकी मौत भी हो सकती थी, या फिर वो उस जाल के अंदर, उस भूल भुलैया के अंदर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाती। कुछ ऐसा ही यहां पर स्वाति के साथ में हुआ। 2005 के अंदर उनकी एक बुरी आदत, जो शायद कई लोगों के लिए बुरी होगी भी नहीं, उस आदत ने उनकी जिंदगी को यहां पे बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, बता देता हूं आपको। स्वाति बेसिकली यहां पे सिंगल पेरेंट है। उनका डाइवोर्स हो चुका था अपने पति से कुछ 6 साल पहले, यानी कि 1999 के अंदर उनका अपने पति से तलाक हो चुका था। जब उनका यहाँ पे तलाक हुआ था वो प्रेग्नेंट थी और 6 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के वक्त पे ही उनका तलाक हो गया। उसके बाद में उन्होंने एक लड़के को बर्थ दिया, एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और उससे वो बेतहाशा प्यार करती थी। एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे से हमेशा हद से ज्यादा प्यार करती है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन उनका ये प्यार जो था ये एक वक्त पर उनसे ऐसा इम्तिहान लेता है, उनका ऐसा टेस्ट लेता है जिसके अंदर अगर वो फेल हो जाती है तो शायद वो मर भी सकती थी या फिर वो उस ट्रैप के अंदर बंद भी हो सकती थी, उस भूल भुलैया के अंदर खत्म हो जाती। लेकिन अपने कॉन्शियसनेस के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया। बेसिकली बात क्या है, 2005 का ये वक्त था। उनके बेटे शिवम की उम्र इस वक्त पर 6 साल की हो चुकी थी। तमिलनाडु में वो रहती थी, बिजनेस करती थी और अच्छा खासा कमा लिया करती थी। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी काफी अच्छा था, पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे। इसी के साथ में वो अपने पैरों पर भी खड़ी हुई थी। एक बार समर हॉलीडेज के वक्त पर जो उनका बेटा होता है शिवम, वो कहता है मम्मी बहुत वक्त हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। क्योंकि जो स्वाति थी वो अपने बिजनेस के अंदर इतनी बिजी थी कि वो अपने बिजनेस को चलाती रहती थी और जो उनको वक्त मिलता था, स्पेयर टाइम जो भी उनके पास में होता था, उसके अंदर वो अपने बच्चे को संभालती थी। तो उन्होंने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को अच्छे से मैनेज करना सीख रखा था। वो अच्छे से जानती थी कि किस तरीके से बैलेंस बना के रखना है। कुछ कमी रह गई थी यहाँ पे, तो वो थी कि वो शिवम को यहाँ पर उतना टाइम नहीं दे पाती थी, या ऐसे घूमने फिरने की बात हो गई, इसको वो यहाँ पर थोड़ा सा नेग्लेक्ट ही करती थी। क्योंकि इससे उनके बिजनेस को जो उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया था अपने बलबूते पे, उस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता। एंड इसी के साथ उनको ये भी लगता था कि इस चीज को टाला जा सकता है। उन्होंने कभी भी शिवम को यहाँ पे एक फादर की कमी महसूस नहीं होने दी। शिवम को भी हमेशा से ही, जब से वो पैदा हुए थे, उनको आदत थी अपने माँ के साथ में रहने की, तो उनको भी यहाँ पे फादर की कोई भी जरूरत महसूस नहीं हुई। उनके फादर भी उनसे मिलने नहीं आया करते थे। बात इतनी सीरियस थी कि स्वाति अकेली तो रहती ही थी, अकेली ही घर चलाती थी और कभी भी शिवम के फादर शिवम से मिलने नहीं आते थे। एक बार शिवम बोलते हैं समर हॉलीडेज के वक्त पे मम्मी घूमने चलते हैं। स्वाति भी सोचती है चलो इस बार घूमने लेके चले जाते हैं, समर हॉलीडेज हैं तो 1-1.5 महीने की यहाँ पे छुट्टी थी, तो इसी के चलते उन्होंने कहा ठीक है हम लोग चल लेते हैं। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर जो है ऊटी में शिवम को लेकर चली जाती हूँ। वो वैसे ही तमिलनाडु में रहती थी और ऊटी भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। उन्होंने सोचा कि अगर तमिलनाडु में हम लोग रह लें तो एक ही सिंगल स्टेट में हम लोग रह सकते हैं और उसी के चलते उनके बिजनेस पे भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो भी उनका लैपटॉप वगैरह था उसको पैक वैक किया, सारी तैयारियां कर ली और शिवम को बोला कि बेटा हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन के लिए ऊटी के लिए निकल लेंगे। शिवम को नहीं पता था कि ऊटी में उनका एक फार्म हाउस भी है। शिवम पहली बार ही वहां पे जाने वाले थे।
तो जब वो उधर जाने के लिए तैयारी कर रही थी तो स्वाति की एक आदत थी, हमेशा से एक आदत थी कि वो रोड पे चलते ना, अगर कोई कूड़ा कचरा होता था तो उस पे लात मारते हुए आगे जाती थी। कूड़ा कचरा नहीं भी होता था ना, कुछ भी चीज अगर ऐसी दिख गई उनको कि जिसको किक कर सके तो वो उसको किक कर दिया करती थी और वहां से आगे बढ़ जाया करती थी। उनकी ये आदत उनकी मदर ने और उनके फादर ने दोनों ने टोकी कि बेटा हर वक्त जो है रास्ते पे ऐसी चीजों को लात मार के मत जाया करो, क्या पता वो सामान जो है किसी को लग जाए या फिर वो किसी ने रखा हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर स्वाति जो थी वो अपनी जिद पे अड़ी रहती थी। उनको बचपन से ही 8 साल की उम्र से करीब ये आदत थी, तो उस वक्त पे उनकी उम्र 32 साल थी। तो ये आदत उनके अब जो थी जहन के अंदर बस चुकी थी। उनकी आदत ये ऐसी थी कि वो परमानेंट थी, वो इससे छुटकारा पाना नहीं चाहती थी। तो जब उन लोगों को ऊटी के लिए निकलना था, उससे 2 दिन पहले की बात है, रात के कुछ 8:30 बज रहे होंगे और दिन था 19 मई 2005। 19 मई 2005 की शाम स्वाति अपने घर के बाहर घूम रही थी। उनके घर के बाहर एक चौराहा था और उसके आगे भी रोड जाया करती थी। तो स्वाति की आदत थी खाना वाना खाने के बाद में वो टहलने निकला करती थी, वो उनका अपना पर्सनल टाइम होता था। उस दिन कमाल की बात यह है कि स्वाति ने ना तो कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने थे और ना ही उन्होंने यहाँ पे अपने ग्लासेस को लगा रखा था। स्वाति यहाँ पे फोन पे बात करते हुए जा रही थी और अचानक से उनको रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। उनको क्लियरली नहीं दिख रहा था कि वो आखिर चीज है क्या, उनकी आंखें काफी वीक थी तो उनको कॉन्टेक्ट लेंसेज की जरूरत पड़ती थी। बट उन्होंने ये सोचा कि घर से थोड़ी दूर पे ही तो मैं जा रही हूँ, इसके लिए क्या ही जरूरत है। उन्होंने उस चीज को बहुत तेज लात मारी जिसके चलते वो चीज नाली में जाकर के गिर गई और उसके बाद में थोड़ा और वो घूम करके घर पे वापस आ गई। स्वाति जब अपने घर वापस आती है तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो मन है वो यहाँ पे हैवी हो रहा है। उनको यहाँ पे वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो रही थी, उन्होंने वॉमिट भी करी, पर उनको लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत उनकी थोड़ी बहुत खराब थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से शिवम का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने वाली बात शिवम को नहीं बताई। एक दिन के बाद में उनको ऊटी के लिए जाना था। अगला दिन भी बीतता है और स्वाति की जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ठीक हो रही थी और थोड़ी सी खराब भी हो रही थी। किस तरीके से बताता हूं आपको। सुबह तबीयत खराब, दोपहर में ठीक, शाम में फिर खराब, रात में फिर ठीक। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये तबीयत आखिर क्या खेल खेल रही है। मतलब अगर तबीयत खराब होगी तो खराब ही होगी ना, सही होने का तो कोई मतलब बनता नहीं है और उसके बाद दोबारा खराब होने का क्या मतलब। लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर करती है। वो सोचती है कोई बात नहीं, मुझे अपने बेटे के साथ में यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और उसके लिए मैं कल ऊटी के लिए निकल पड़ती हूँ। अगले दिन बैग वैग सब पैक होता है, गाड़ी वगैरह चलाना वो खुद ही जानती थी। बैग वैग पैक करती है, ऊटी के लिए निकल पड़ती है। पीछे उनका बेटा बैठा हुआ था। ऊटी का रास्ता उनके घर से कुछ 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ता लंबा था और आज उनको ऐसा लग रहा था कि रास्ता और भी लंबा होने वाला है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा था। थोड़ी दूर तक वो चलती हैं, कुछ 1 घंटे तक वो यहाँ पे ड्राइव करती है। उसके बाद में उनको लग रहा था कि अभी भी जो यहाँ पे राइड होने वाली है वो कुछ यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे और लंबी होने वाली है। रास्ता कुछ उनको लंबा लग रहा था, लेकिन अचानक से जब वो ऊटी की तरफ मुड़ रही थी, ऊटी की तरफ मुड़ते हुए उनको एक यहाँ पर बादल टाइप का कुछ दिखाई देता है। कुछ क्लाउड वाउड कह सकते हैं या फिर आप फॉग कह सकते हैं, क्योंकि भाई वो इधर माउंटेन्स पे जा रहे थे तो वहां पर उनको थोड़ी बहुत फॉग दिखाई देती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को उस फॉग से पार करवाती है, उनको लगता है कि अब जो आसपास का रास्ता है वो कंप्लीटली साफ हो चुका है, उधर कुछ भी नहीं है और अब तक जो रास्ता उनको यहाँ पे लग रहा था कि 2 घंटे में कवर होगा, उसको वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में कवर कर लेती है। 25 मिनट के बाद में वो अपने फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। उनको थोड़ा अजीब लगता है कि रास्ता तो 2 घंटे लंबा होना चाहिए था और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, अचानक से वो ट्रैफिक कहां चला गया, ये क्या हुआ, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। और वो जो बादल था वो वहां पे कहां से आया, क्योंकि अभी भी ऊटी का रास्ता उनके हिसाब से 2 घंटे दूर था। ट्रैफिक के चलते 1 घंटे वैसे ही डिले हो चुका था, तो 2 घंटे उनके लिए रास्ता दूर था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है। वो बस ये सोचती है कि कोई बात नहीं, हम वक्त से पहले यहाँ पहुंच चुके हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वो शिवम के साथ में ऊटी के अपने घर के अंदर चली जाती है। शिवम को वो जब अपना फार्म हाउस दिखाती है, उन्हें लग रहा था कि शिवम फार्म हाउस देख करके बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि कभी भी शिवम ने फार्म हाउस नहीं देखा था। एक तरीके से सरप्राइज रखा था उनकी मॉम ने कि जब शिवम को मालूम चलेगा कि उनके पास में एक फार्म हाउस भी है तो शिवम बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाएगा। शिवम को जब वो फार्म हाउस दिखाती है
तो उनके हिसाब से शिवम को यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज होना चाहिए था, बट शिवम का रिएक्शन कुछ नहीं था। जैसे शिवम के चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशंस हो ही ना, उसके लिए ये एक आम बात थी। वो अंदर जाता है, उसकी मॉम कहती है बेटा देखो हमने इतना बड़ा फार्म हाउस ले रखा है और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। शिवम सिर्फ ये बोलता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी मॉम उसको यहाँ पर उसका रूम दिखाना चाहती थी कि उसके रूम के अंदर कितने सारे टॉयज वगैरह हैं जो उन्होंने जोड़ करके रखे थे। शिवम बिना बताए अपने रूम में चला जाता है। उसकी मॉम को, स्वाति को, यह बात समझ में नहीं आती कि शिवम को कैसे पता कि इस रूम के अंदर जाना है। शिवम वहां पे चला जाता है। अब वो लोग बेसिकली यहाँ पर जो थे नॉन वेज भी खाया करते थे, वेज भी खाया करते थे, बट शिवम इस किस्म का लड़का था कि वो वेजिटेरियन ही था। वो यहाँ पर वेज को ही प्रेफरेंस देता था, नॉन वेज को वो छूता भी नहीं था और उसको दूध पीना काफी ज्यादा पसंद था। इस किस्म का वो लड़का था। लंच की जब बात आती है तो शिवम अपनी मॉम का भी खाना खा जाता है। वो इतना ज्यादा भूखा था, खाने की तरफ वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी खाना देखा ही ना हो। वो घर का सारा खाना खा जाता है और उसके बाद में वो सोने चला जाता है। उसकी मॉम को ये चीज थोड़ी खटकती है कि शिवम इस तरीके का क्यों बिहेव कर रहा है, ये कौन सा बिहेवियर हुआ, और इतनी भूख तो उसको लगती भी नहीं थी। शिवम ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा मोटा लड़का हो या ओबीज हो, ऐसा नहीं था। नॉर्मल लड़का था, फिट लड़का था, ज्यादा खाना खाना वो पसंद करता भी नहीं था। लेकिन उस दिन उसने कुछ हद से ही ज्यादा खाना खा लिया था। उसकी मॉम सोचती है चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों को इग्नोर करते हैं, और वो वापस से अपने कमरे में चली जाती है, अपने लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद जब वो खाना खाती है तो उनको यहां पर अपने स्टोर रूम के अंदर एक कबूतर के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो स्टोर रूम को खोलकर देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। स्टोर रूम के अंदर एक कबूतर बहुत बुरी तरह से घायल था और वो मरने ही वाला था। स्वाति को यह बात समझ नहीं आती कि ये कबूतर यहां पे आया कहां से, क्योंकि सारी खिड़कियां बंद थी और स्टोर रूम की चाबी जो थी वो उनके पास में थी। शिवम को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो शिवम से पूछने के लिए जाती है, शिवम सोया हुआ था, शिवम अपनी नींद में था, उसको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। स्वाति को बहुत अजीब लगता है, वो उस कबूतर को फेंक देती है, वो क्योंकि वो मर चुका था, उस कबूतर को फेंक देती है और उनको नहीं समझ में आता कि ये स्टोर रूम आखिर खोला तो खोला किसने। वो वापस से उसका ताला लगा देती है और अपने कमरे में आकर के बैठ जाती है। इसी तरीके से एक दिन बड़ी शांति से बीत जाता है। अगले दिन स्वाति शिवम को कहती है कि बेटा चलो हमें ना यहाँ पर घूमने जाना चाहिए। शिवम कहता है ठीक है चलेंगे घूमने। वो कहता है कहां पे घूमने जाना है, तो स्वाति कहती है यहाँ पे एक पास में मंदिर है और हमें पहले उस मंदिर के दर्शन करने हैं, फिर हम वहां जाएंगे। शिवम मंदिर का नाम सुनते ही बोलता है मंदिर हम नहीं जाएंगे, हमें मंदिर नहीं जाना है, चाहे कुछ हो जाए मंदिर हम नहीं जाएंगे। वो अपनी मां से लड़ पड़ता है। पहले तो वो चिल्लाता है नहीं जाना हमें मंदिर, हम नहीं जाएंगे मंदिर, और बाद में वो प्यार से भी इस बात को बोलता है। तो जो स्वाति होती है वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, इसे मंदिर नहीं जाना, तो इसको मंदिर लेकर नहीं जाते हैं। वो कहती हैं ठीक है हम मंदिर को यहाँ पे स्किप कर देंगे, डायरेक्ट कहीं पर भी हम घूमने चले जाएंगे। वो घूमने फिरने जाते हैं और वहां पर वो लगातार एक चीज नोटिस कर रही थी कि जो शिवम है उसके फेस पे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, वो किसी भी चीज को लेकर के खुश नहीं है। बस उसे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है और वो है मीठा। जो भी आसपास मीठी चीज होती थी, आइसक्रीम का स्टॉल हो, बिस्कुट वगैरह हो, वो उसको खाए जा रहा था। उसको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी। खाना खाना तो जैसे उसके लिए एक तरह से नो नो था, कंप्लीट नो नो। वो खाने को तो कंप्लीट अवॉइड कर रहा था और उसके फेस के ऊपर किसी भी तरीके की कोई टेंशन, कोई खुशी कुछ नहीं था, सरप्राइज भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब वो खाने को देखता था और खास तौर से जब वो मीठे को देखता था तो वो हद से ज्यादा खुश हो जाता था। ऐसी खुशी जैसे कि उसने कभी मीठा पहले देखा ही ना हो, और उनके घर के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शिवम इस तरीके का बर्ताव करे। रात का वक्त आता है। रात में इधर स्वाति सोचती है कि आज जो है ना शिवम का फेवरेट खाना बनाया जाए, और वो जो फेवरेट खाना है उसको वो कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता था। उसको आलू की बनी हुई जो इधर सब्जी होती है वो काफी ज्यादा पसंद थी। वो शिवम के लिए वही सब्जी बनाती है और वो सोच रही थी शायद इसको स्कूल में कोई बात हुई होगी, या फिर मैंने इसको डांट दिया होगा, इसकी दादी ने इसको डांट दिया होगा, इसकी नानी ने इसको डांट दिया होगा, जिसके चलते ऐसा बिहेव कर रहा है। पर किसी ने भी कभी भी शिवम से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। स्वाति सोचती है चलो कोई बात नहीं, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और शिवम के लिए अच्छा सा खाना बना देते हैं। वो शिवम के लिए आलू की सब्जी बना देती है और सोचते हैं कि शिवम को बहुत पसंद आएगी। शिवम जैसे ही आलू की सब्जी देखता है वो उसे उठा करके फेंक के मारता है, और वो ऐसे फेंक करके मारता है जैसे उसको आलू से सख्त नफरत हो।
और वो अपनी माँ को कहता है मेरे लिए आलू मत बनाना कभी, मुझे आलू पसंद नहीं है। उनको बहुत अजीब चीज लगती है कि आखिर ये आलू क्यों नहीं खाना चाहता। तो वो पूछती है तुझे आलू नहीं खाना तो तुझे क्या खाना है? वो कहता है मुझे मांस खाना है, मुझे मछली खानी है, मुझे मछली ला करके दो। उसकी मॉम को लगता है मछली खानी है। शिवम तो कभी भी मछली का नाम नहीं सुनता था और मछली की बांस तो इसको बहुत बुरी लगती है, ये तो दूर भागना चाहता है मछली से। वो कहती है मछली क्यों? कह रहा नहीं मुझे मछली ही खानी है। और वो यहाँ पर बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था मछली खानी है, मछली खानी है, मछली खानी है। स्वाति कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कल मछली पकड़ करके ले आएंगे और तब तुम्हारे लिए मैं मछली बना दूंगी, अभी तुम कुछ और खा लो। वो कहता है नहीं। फिर वही चीज पर आकर के वो अटक जाता है। वो कहता है अगर कुछ नहीं तो मुझे कुछ मीठा दे दो। मीठा घर में कुछ भी नहीं बचा था, शिवम ने सब कुछ खा लिया था, सिर्फ चीनी बची थी। शिवम सारी की सारी चीनी खा जाता है और उसके बाद में सोने चला जाता है। रात के वक्त में स्वाति की इधर आंख खुलती है, उन्हें कुछ खटपट की आवाज आ रही होती है। अपना जो उनका ड्राइंग रूम था वहां से उनको खटपट की आवाज आ रही होती है। वो उठती है, उनको लगता है कोई चोर वोर है। पहले तो वो शिवम के रूम में जाती है और उसको जगाने की कोशिश करती है। शिवम वहां नहीं था। शिवम वहां पे नहीं था तो उनको बहुत डर लगता है कि आखिर शिवम गया तो गया कहां पे? शिवम को तो यही होना चाहिए था। शिवम वहां नहीं था। उनको अभी भी खटपट की आवाज आ रही थी। घबराते हुए दबे पांव से वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती है और वहां पर वो जो देखती हैं, उसको देखने के बाद में जो उनकी हालत थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो देखती हैं कि उनका बेटा यहां पर कच्ची मछली को पकड़ करके नोच नोच के खा रहा था। उसके मुंह पे पूरा खून लगा हुआ था और वो उसको नोच नोच के खा रहा था। स्वाति एकदम से चिल्लाती है शिवम क्या कर रहे हो? और शिवम एकदम से देखता है स्वाति की तरफ और भाग जाता है, एकदम से भाग जाता है और गायब। शिवम गायब हो जाता है। स्वाति को लगता है कि शायद शिवम अपने रूम की तरफ भागा होगा। वो जाती है और रूम की तरफ देखने की कोशिश करती है। शिवम वहां सोया हुआ था और शिवम के मुंह के ऊपर कोई खून नहीं, कोई खून का यहां पे दाग भी नहीं था। स्वाति को बड़ा अजीब लगता है कि अभी मैंने जो देखा वो आखिर था क्या। फिर वो अपने आप से ही बहुत सवाल करती हैं कि शायद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने या इसी के चलते शायद मैंने यहाँ पे अपने ग्लासेस नहीं लगाए, तो कुछ और चीज वो हो सकती है। शायद कोई बिल्ली हो, कोई कुत्ता हो, कुछ भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पर देख लिया हो और मुझे अपने बेटे पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज उनके मन के अंदर अभी भी घर करके बैठी हुई थी कि जब उन्होंने शिवम करके चिल्लाया तो उनके बेटे ने उनको जब देखा और जिस तरीके से वो भागा था वो उनका बेटा ही था। उनको ये चीज लग रही थी क्योंकि वो अपने बेटे की आहट को और किस तरीके से वो बिहेव करता था उस चीज को अच्छे से पहचानती थी। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा किस तरीके से बिहेव करेगा। शिवम ने भी उस वक्त पर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड दिया था। लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर रही थी कि वो शिवम शायद नहीं हो सकता, वो कोई और होगा। इस तरीके से ये वाला दिन भी बीत जाता है। अगले दिन शिवम के लिए यहां पर मछलियां मंगवा ली जाती हैं। आज मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। वो मछली बनाती है और शिवम उस मछली को बहुत चाव से खाता है। उसको वो बहुत अच्छी लग रही थी मछली, और मछली खाते हुए वो जिस तरीके से आवाजें निकाल रहा था और इसी के साथ साथ जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर है। वो यहाँ पे इतने आदमखोर तरीके से अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा। अगर किसी इंसान को कोई खाना पसंद आएगा तो वो तारीफ करेगा कि आपने इस चीज को बहुत अच्छे से बनाया है या आपकी ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन शिवम जो था वो उसको हाथों से उठा उठा के ऐसे खाया जा रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इतना सारा खाना उसने मुंह के अंदर भर लिया था कि चबाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो उसको लगातार खाया जा रहा था और बहुत खुश था। स्वाति को यह चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। उन्हें लगता है कि शायद शिवम के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। शिवम यहाँ पे मेंटली ठीक नहीं है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने इसके साथ कोई टोना टोटका कुछ किया है। उनको बहुत प्रॉब्लम लगती है उसके साथ में और वो सोचती हैं कि ये ट्रिप वो शिवम के साथ में यहाँ पे बर्बाद नहीं करना चाहती और वो उसको बताना भी नहीं चाहती कि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है। शायद बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करे, क्या करे, क्योंकि कभी कभी शिवम जो था वो नॉर्मली बिहेव भी किया करता था। दिन के वक्त में शिवम जो था बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। रात होते ही, शाम होते ही और खास तौर से कुछ 8:30-9 बजे के आसपास उसका बिहेवियर बहुत रूड और बहुत ही अजीब हो जाता था, जैसे वो शिवम नहीं कोई और हो। तो स्वाति सोचती है शायद इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है या कोई इसको मेंटल टेंशन है, मेंटल ट्रॉमा है जिसके चलते ऐसा बिहेव कर रहा है। तो वो सोचती है कि जब हम इस ट्रिप से वापस जाएंगे तो मैं इससे बात करूंगी और इसको किसी अच्छे पंडित को और अच्छे पुजारी को दिखाऊंगी। लेकिन वो शिवम के साथ ये ट्रिप खराब नहीं करना चाहती थी। उस रात को दोबारा से एक आहट के साथ में
उनकी नींद खुलती है और इस बार वो जो आहट थी वो उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। किसी बिल्ली की रोने की आवाज उनको अपने घर के अंदर से आ रही थी। बिल्ली कहां से आ सकती है? उन्होंने किसी बिल्ली को नहीं पाला था। हाँ, ये जरूर था जहां पे उनका फार्म हाउस था वहां पे बिल्ली वगैरह जरूर होती थी, तो उन्हें लगता है कि शायद बिल्ली घर के अंदर आ गई होगी, मेन गेट या कोई खिड़की खुली रह गई होगी जिसके चलते बिल्ली घर के अंदर घुस गई होगी। वो आवाज भी ड्राइंग रूम से ही आ रही थी। वो जब अपने ड्राइंग रूम की तरफ अपना रुख करती है, वहां पे उन्हें दिखाई देता है कि शिवम ने एक बिल्ली को हाथ से पकड़ रखा है और वो उसको बुरी तरह से मार रहा है। जितनी हैवानियत वो उसके साथ कर सकता था उसने वो सारी कर डाली और लगातार चिल्लाते हुए बोल रहा था, तू आएगी मेरे घर में, तू आएगी मेरे घर में, मैं बताता हूं तुझे मैं कौन हूं, तू आएगी मेरे घर में, तू आएगी। इस तरीके से कर रहा था और इतना उस बिल्ली को मारता है कि वो बिल्ली की वहीं पर मौत हो जाती है। इस बार उनको क्लियर था कि ये कोई और नहीं बल्कि शिवम है, क्योंकि इस बार उन्होंने यहाँ पे अपने ग्लासेस को पहन रखा था। वो शिवम की तरफ चिल्लाती है और कहती है, शिवम क्या बदतमीजी है। लेकिन जैसे शिवम अपनी मॉम की तरफ देखता है, वो एक इविल स्माइल के साथ में एक ऐसा कदम उठाता है, एक ऐसी हरकत कर देता है जिसको देखने के बाद में स्वाति के होश उड़ जाते हैं। वो अपने पैरों को छोड़ करके अपने हाथों के बल चलता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। अब स्वाति को यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि इसके ऊपर पक्का कोई ऊपरी साया है। इसके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका किया है, कुछ भी हो सकता है जो इसके ऊपर हो रखा है। वो सोचती है आज की रात किसी भी तरीके से काट ली जाए और कल सुबह होते ही हम इस ट्रिप को यहीं पर एंड कर देंगे और मैं शिवम को अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे किसी भी पुजारी, जहां पर भी हो सकेगा अपनी पूरी मुमकिन कोशिश करूंगी और जो भी हो सकेगा जितना भी मुझसे बनता है मैं वो करूंगी, लेकिन अपने बेटे को यहां पर ठीक करवा के ही छोड़ूंगी। वो अपने बेटे के लिए बहुत बचती थी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। सुबह के करीब यहां पर 5:30 बजे उनके घर से उनकी मम्मी का कॉल आता है। वो कहती है, बेटा तू यहां पर 3-4 दिन से कहां पे है? वो कहती, मम्मी मैंने आपको बताया तो था कि मैं शिवम के साथ में ऊटी जा रही हूं, हम लोग अपना क्वालिटी टाइम यहां पर स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बताया तो था। वो कहती, बेटा तू पागल हो गई है क्या? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? लगता है तेरे को यहाँ पर काम वाम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है जिसके चलते तू ऐसी बातें कर रही है। वो कही, मम्मी क्या बोल रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, वैसे भी मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो चुका है। आपको मालूम नहीं है कि शिवम ने यहाँ पर क्या क्या हरकतें करी है। मैं जैसे ही शिवम को यहाँ पे घर पे लेकर आती हूँ, हमें किसी भी अच्छे से अच्छे पंडित को दिखाना होगा, हो सके तो हम यहाँ पे बालाजी मंदिर भी लेकर जाएंगे, लेकिन मुझे अपने लड़के को ठीक करना है। वो कहती है, बेटा रुक जा, जो तू बोल रही है उसको यहीं पर रोक दे, मेरी बात सुन और ध्यान से सुनियो क्योंकि तू अपने होशो हवास में नहीं है। वो कहती, मम्मी क्या हुआ? क्या ये शिवम से भी बढ़कर बात है? वो कहती, हाँ ये शिवम से भी बढ़कर बात है। कहती, क्या हुआ बताओ मुझे। वो कहती, जो तू ये बात बोल रही है कि शिवम वहां पर इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, शिवम तो मेरे साथ में खड़ा हुआ है, वो तो खुद कह रहा है कि मम्मी कहां चली गई, उन्होंने तो हमें यहां पर कहा था कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। कहती, क्या शिवम आपके साथ में है? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवम तो मेरे साथ में है। इतने में ही पीछे से, स्वाति के पीछे से शिवम की आवाज आती है। शिवम पूछता है, कौन है? फोन पे कौन है? किससे बात कर रही हो? अब यहां पर स्वाति समझ चुकी थी कि यह शिवम नहीं बल्कि कोई आत्मा, कोई प्रेत, कुछ भी हो सकता है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। इतने में ही वो जो प्रेत होता है वो कहता है, मत जाओ, यहां से मत जाओ। पहले तो बहुत आराम से बोलता है, फिर उसकी जो वॉइस होती है वो तेज और डीप होनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। इस तरीके से वो बोलना शुरू कर देता है और वो लगातार इस चीज को बोलता रहता है। इतने में ही स्वाति ना आव देखती है, ना ताव देखती है, ना अपना सामान देखती है, फटाफट से गेट से बाहर भागने की कोशिश करती है। जैसे वो गेट से बाहर भागने की कोशिश करती है, उन्हें गेट के बाहर यहां पर एक लेपर्ड दिखाई देता है जो गेट के बाहर खड़ा था। वो गेट के बाहर नहीं जा सकती थी। उनको समझ में आ चुका था कि अगर मैं गेट के बाहर गई तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि अगर मैं नहीं गई तो कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जो मेरा बेटा अपनी नानी के साथ में यहाँ पर है उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या ये प्रेत जो मेरे पीछे पड़ चुका है ये कुछ यहाँ पे बुरा ना कर दे। उनको बहुत कुछ लग रहा था और वो अपने फियर को किसी भी तरीके से यहाँ पे ओवर पावर करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी वो उस लेपर्ड का यहाँ पे सामना नहीं कर सकती थी। उस जगह पे लेपर्ड नहीं थे, जहां पर उनका फार्म हाउस था वहां पे लेपर्ड नहीं थे। कुछ यहाँ पर 1-2 घंटे बीत जाते हैं, वो लेपर्ड बाहर ही खड़ा था। स्वाति को लगता है ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। वो एक डंडा उठाती है और सोचती है आज जो होगा देखा जाएगा। वो डंडा उठाते ही उस लेपर्ड को मारने वाली होती है, इतने में ही वो लेपर्ड वहां से गायब।
वो लेपर्ड वहां से गायब हो चुका था। पीछे से लगातार इन 2 घंटों के अंदर लगातार पीछे से उस प्रेत की, या कह सकते हैं शिवम की आवाज आ रही थी, मत जाओ मत जाओ। ये लगातार वो बोले जा रहा था, लेकिन उनको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो यहां से भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो भागना स्टार्ट करती है, उनको दिखाई देता है कि अब वो लेपर्ड उनको चेस कर रहा है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है, वहां पर उनका बेटा शिवम गाड़ी के सामने खड़ा था। उन्हें लगता है कि अगर मैंने इसको कुचल दिया तो शायद मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन न जाने उनके दिमाग के अंदर क्या आता है कि वो गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा देती है और गाड़ी शिवम को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी शिवम को पार करते हुए आगे बढ़ती है, एकदम से उनको यहाँ पे बादल सा, फॉग, जो भी आप कहना चाहें, वो उनको दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसको भी क्रॉस करती है, एकदम से सब कुछ क्लियर। वो हाईवे पे आ चुकी थी, उसी हाईवे पर जहां से उनकी ट्रिप स्टार्ट हुई थी। वो वहां पर दोबारा से आ चुकी थी और अब उनको दिखाई दे रहा था कि इस हाईवे पर बहुत सारा ट्रैफिक है, जो अपनी ट्रिप को शुरू करने से पहले भी बोल रही थी। वो उनको दिखाई दे गया था और अब उनको यहां पर सब कुछ समझ में आ चुका था। और इसी के साथ में उनको यहां पे लग रहा था कि शायद वो किसी जाल के अंदर है, किसी खाई के अंदर फंस चुकी थी, किसी भूल भुलैया के अंदर फंस चुकी थी, जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकली। वो अपने घर पहुंचती हैं, देखती हैं शिवम वहां पे था। वही शिवम जो उनका असली बेटा था, वो वहां पर मौजूद था। उसी तरीके से वो बिहेव कर रहा था जिस तरीके से वो हमेशा करता था। कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो बिहेव यहां पर नहीं कर रहा था। स्वाति जब घर पे आती है तो 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उनको यहाँ पर अभी भी सपने आ रहे थे कि वो जो प्रेत है, कुछ भी, वो जो आत्मा है, वो उनको अभी भी उधर ही बुला रही है, उनके फार्म हाउस पे बुला रही है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। वो एक पंडित जी के पास में जाती हैं, जिनको वो बहुत मानती थी। उसके पास में जाकर के वो उनको सारी बात बता देती है कि ये हमारे साथ में हुआ है। वो पंडित जी उनको कहते हैं कि बेटा, सारी बातें मुझे शुरुआत से बताओ, उस ट्रिप पे जाने से पहले क्या क्या हुआ था। तो स्वाति बताते हैं कि एक रात मैं यहाँ पे घूम रही थी और कुछ 8:30-9 बजे का वक्त होगा और ऐसे चलते चलते मेरी तबीयत खराब हो गई। जब वो ये बात बोलती है तो इतने में ही जो स्वाति की मॉम होती है, यानी कि जो शिवम की नानी होती है, वो बोलती है कि पंडित जी, इसको आदत है कि ये रोड पे चलते हुए किसी भी चीज को लात मार देती है। पंडित जी पूछते हैं, क्या तुमने उस रात भी किसी चीज को लात मारी थी? वो कहती है, हाँ, कुछ ऐसे ही मुझे अजीब सा दिखाई दिया, मैंने उसको लात मारा और वो जो चीज थी वो नाली में जाकर के गिर गई। पंडित जी को देर नहीं लगती समझते हुए, और वो कह देते हैं कि वो कोई नॉर्मल चीज नहीं, वो टोटका था। जब तुम उस चौराहे से गुजर रही थी, वहां पर एक टोटका पड़ा हुआ था, जिसको तुमने लात मार करके हिला दिया और उसको तुमने नाली में फेंक दिया। अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन तुमने यहां पर एक ऐसी चीज, एक ऐसी आफत को अपने सर पे मोल लिया जो तुम्हारे पीछे पड़ गई। शायद वो तुमसे अट्रैक्ट हो चुकी थी, या तुम्हारे साथ में रहना चाहती थी, या तुम्हें जान से मारना चाहती थी। वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तुम वहां से जिंदा वापस बच के आई हो, लेकिन तुम उसके जाल के अंदर जरूर फंस चुकी थी। उनको ये बात समझते हुए देर नहीं लगती कि ये जो चीज है, ये कुछ और नहीं बल्कि छलावा है। स्वाति इसके बारे में रिसर्च वगैरह करती है, 4 और लोगों से पूछती है, किताबों वगैरह को परचेज करती है जहां पर वो इन सब चीजों के बारे में पढ़ सके। तो उनको मालूम चलता है कि जो छलावे होते हैं वो रूप बदल सकते हैं, वो हमारे साथ में खेलते हैं। बेसिकली वो किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, आपके लव्ड वंस का, किसी का भी रूप ले सकते हैं, आपके साथ में रहेंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। और जब आप इतने ज्यादा वीक पड़ जाओगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तब जाकर के वो आपको खत्म करते हैं। अंत में वो इंसान को मारते ही हैं, लेकिन वो अपने शिकार को पहले यहां पर थकाते हैं। जैसे एक शेर किसी भी अपने शिकार को थकाता है, उसी तरीके से छलावा भी थकाता है और उसके बाद में वो अपने शिकार का काम तमाम करता है। स्वाति को जैसे ये चीज समझ में आती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा कांप जाती है। और उनको अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि कभी भी रोड पे चलते हुए उन्हें किसी भी चीज को ऐसे बिना वजह लात नहीं मारनी है। बात तब की है और बात अब की है। 2005 से 2023 आ चुका। इन 18 सालों के अंदर स्वाति ने एक भी बार रोड पे चलते हुए किसी भी चीज को ऐसे लात नहीं मारी। पंडित जी ने उनको यहाँ पर धागा वागा भी दिया था, कुछ मंत्र वगैरह भी दिए थे और कहा था कि 7 हफ्ते तक इसका जाप करना और जो भी तुम्हारे ऊपर प्रकोप है वो चला जाएगा। 7 हफ्ते बाद उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कई बार वो अपने घर पे भी गई हैं, ऊटी वाले फार्म हाउस पे भी गई हैं, शिवम को लेकर के भी गई हैं, लेकिन उस चीज का एहसास उनको दोबारा कभी नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो स्वाति के साथ में हुआ था। एक छलावे ने उनके साथ में किया था, एक प्रेत ने किया था। वो प्रेत आखिर चाहता क्या था? उनको मारना चाहता था या उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया था? ये तो किसी को भी क्लियर नहीं है, स्वाति को भी क्लियर नहीं है, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर था कि वो कोई जीता जागता इंसान नहीं था, वो एक ऐसी एंटिटी थी
जो हमारे बीच में ही रहती है, लेकिन अगर हम उनको अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भी बुलाएं तो वो आ जरूर जाती हैं। और जब वो आती हैं तो वो हमारा यहाँ पे जितना बुरा कर सकती हैं उतना बुरा करती हैं। कई बार तो अंजाम मौत भी होता है। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो स्वाति के साथ में हुआ था मई 2005 में, जहां पर अगर शायद से वो अपने फियर को ओवरकम नहीं करती तो वो उस ट्रैप में ही फंसी रह जाती या अंत मौत भी होता, कुछ भी हो सकता था। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ में आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि जब भी आप स्टोरी को भेजें उसको जितना डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में भेजें, ताकि जब मैं ऑडियंस को उसके बारे में बताऊं तो एक एक बात को मैं बारीकी से बता सकूं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, जीमेल पे भी भेज सकते हैं, जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे भेज दीजिए। मुझे आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।